डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए ऊर्जा यानी कि एनर्जी से रिलेटेड पूरा चैप्टर लेके आए हूँ। पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे कि ऊर्जा क्या है या कैलोरी किसे कहते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या हैं, ऊर्जा के प्रकार क्या हैं। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सभी टीजीटी, पीजीटी, मुख्य सेविका या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आप लोग के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे बच्चों हम लोग कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा क्या है? शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा की इकाई को किससे नापते हैं? ऊर्जा की इकाई को जिस इकाई से नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरी कहते हैं। पोषण में इस ऊर्जा की इकाई को किलो कैलोरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के सी अक्षर से दर्शाया जाता है। अब कैलोरी किसे कहते हैं? कैलोरी की क्या डेफिनेशन है? 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कैलोरी कहते हैं। इसे 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे कैलोरी कहते हैं, ठीक है। अब ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो ऊर्जा हमें किन किन चीजों से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और अल्कोहल। अल्कोहल से हमें ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए। किससे लेते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की होती है 4 किलो कैलोरी और वसा से होती है 9 किलो कैलोरी और अल्कोहल से 7 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब ऊर्जा की इकाई किलो कैलोरी और जूल भी होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं ऊर्जा के। सबसे पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत होता है, मेन स्रोत होता है, सौर ऊर्जा होता है, ठीक है। फिर सेकंड है तापीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा और अन्य साधन भी है। हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा के क्या कार्य हैं, क्यों आवश्यक है ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा के मुख्य कार्य हैं ऐच्छिक कार्यों को करने के लिए, अनैच्छिक कार्यों को करने के लिए, शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए, ऊतकों के निर्माण के लिए, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक चयापचय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊर्जा का मूल साधन या प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ये है सूर्य, ठीक है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो ये है एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने किलो कैलोरी के स्थान पर जूल को ऊर्जा की इकाई के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। अब जूल क्या है? जूल की डेफिनेशन देख लेते हैं। 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को 1 जूल कहते हैं। 1 न्यूटन क्या है? 1 किलोग्राम पिंड को 1 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित करने में प्रयुक्त बल को 1 न्यूटन कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, कैलोरीमीट्री। कैलोरीमीट्री क्या है? यह एक प्रकार का यंत्र है। इसके द्वारा एक व्यक्ति की प्रतिदिन की ऊर्जा की आवश्यकता ज्ञात की जाती है। भोज्य पदार्थों में कितनी ऊर्जा है इसके बारे में भी जानकारी कैलोरीमीट्री द्वारा ही की जाती है। कैलोरीमीट्री 2 प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री और सेकंड है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री। प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री जब शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ही ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं तो यह प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री कहलाएगा। अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में क्या है? जब शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं तो इस विधि को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री। अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शारीरिक श्रम करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम देखिए ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन, खनिज लवण। राइट आंसर क्या होगा? उसे क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्जा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। ऊर्जा मापन की इकाई क्या है? किलो कैलोरी, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम। राइट आंसर क्या है? किलो कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है, किलो कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी से मापते हैं। पोषण में ऊर्जा की इकाई को कैलो कैलोरी कहते हैं। इसे अंग्रेजी के सी अक्षर से दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान संघ ने ऊर्जा की इकाई को जूल माना है। ठीक है। 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी कहते हैं। ऊर्जा का मूल साधन क्या है? विद्युत ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, तापीय ऊर्जा। राइट आंसर क्या है? सूर्य। ऊर्जा का मूल साधन क्या है? सूर्य है। ऊर्जा की मुद्रा क्या है? एटीपी, एपीटी, टीएपी, एटीसी। राइट आंसर क्या है? एटीपी। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या लगभग 10 लाख से भी अधिक है। कार्बन के कुछ यौगिकों को कार्बनिक श्रेणी में नहीं रखा जाता है, जैसे कि है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख है। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए कार्बनिक यौगिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय पोषण विज्ञान के अनुसार ऊर्जा की इकाई क्या है? अभी मैंने पहले भी आपको बताया, किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल, न्यूटन। राइट आंसर क्या है? जूल। राइट आंसर हो जाएगा जूल। 1 किलोग्राम पिंड को 1 न्यूटन बल से 1 मीटर तक खिसकाने में प्रयुक्त ऊर्जा को जूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा के प्रकार बताइए। कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, विद्युत रासायनिक ऊर्जा, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का क्या कार्य है? ऊर्जा का क्या कार्य होता है? ऊतकों के निर्माण के लिए, शरीर के ताप को स्थिर रखने के लिए, ऐच्छिक अनैच्छिक कार्यों को करने के लिए। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य क्या करते हैं? ऊर्जा के क्या कार्य हैं? ऊतकों का निर्माण करना, शरीर के ताप को स्थिर रखना और ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्राप्ति के साधन क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी साधन है। ऊर्जा प्राप्ति के साधन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। पोषण विज्ञान का मार्गदर्शिता किसे कहा जाता है? लेविंग, लेवोइजर, रवनर, वॉट। राइट आंसर क्या है? लेवोइजर को पोषण विज्ञान का मार्गदर्शिता कहा गया है। लेवोइजर ने 1793 और 94 में पहली बार शरीर में चयापचय की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। 1 लीटर ऑक्सीजन से कितने कैलोरी उत्पन्न होती है? 4000 कैलोरी, 4825 कैलोरी, 4850 कैलोरी, 4830 कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 4825 कैलोरी 1 लीटर ऑक्सीजन से 4825 कैलोरी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, चयापचय, अवशोषण और ग्रहण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को चयापचय कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चयापचय के दौरान दो क्रियाएं होती हैं बच्चों। कौन कौन सी होती हैं? पहला है अपचय और सेकंड है उपचय। अपचय क्या कहलाता है? भोज्य पदार्थों के टूटने तथा विभक्त होने की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सरलता रूप में टूट जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अपचय कहते हैं। उपचय क्या है?
शरीर में निर्माणकारी क्रियाओं जैसे कि मांसपेशीय तंतुओं का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थुओं के निर्माण, दांतों का विकास आदि नए पदार्थों के बनने की प्रक्रिया को उपचय कहते हैं। ठीक है, चयापचय या उपचय इज इक्वल टू अपचय प्लस उपचय। मतलब चयापचय के दौरान दो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी होती है? अपचय और उपचय। अगला देखिए, शारीरिक वृद्धि के समय कौन सी क्रियाएं अधिक होती है? अपचय, उपचय, अपचय, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? शारीरिक वृद्धि के दौरान उपचय क्रियाएं अधिक होती हैं। वृद्धावस्था में अपचय क्रियाएं अधिक होती हैं क्योंकि इस अवस्था में तंतुओं, कोशों तथा ऊतकों का क्षय अधिक होने लगता है। प्रौढ़ावस्था में उपचय तथा अपचय क्रियाएं बराबर रहती हैं। ठीक है, जब बच्चा वृद्धि करता है तो उस समय क्या होती हैं? उपचय क्रियाएं होती हैं। वृद्धावस्था में अपचय क्रियाएं होती हैं और प्रौढ़ावस्था में उपचय और अपचय क्रियाएं बराबर होती हैं। ठीक है, शरीर में उत्पन्न ऊर्जा और शरीर द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को किस यंत्र से नापते हैं? थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, कैलोरीमीटर, बायोमीटर। राइट आंसर क्या है? कैलोरीमीटर द्वारा मापते हैं। कैलोरीमीटर कितने प्रकार के होते हैं? पहले मैंने बताया आपको, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर क्या है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो पहले आप लोग देख लीजिए। जब शरीर में उत्पन्न ऊर्जा की गणना को ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं। ठीक है, जब शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को ही ज्ञात करके ऊर्जा की गणना करते हैं तो क्या कहते हैं? इसको प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर। और सेकंड है अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, जब शरीर द्वारा शोषित ऑक्सीजन और निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की गणना मात्रा ज्ञात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री कहते हैं। ऑक्सी कैलोरीमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए, बेनेडिक्ट, रार्मर, पासमोर, लेवोइजर। राइट आंसर क्या है? बेनेडिक्ट ने ऑक्सी कैलोरीमीटर का आविष्कार किया था। बेनेडिक्ट ने आविष्कार किया था कैलोरीमीटर का, इसलिए इसे बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसका कहाँ प्रयोग किया जाता है? ऊर्जा मूल्य ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? बेनेडिक्ट, अटवाटर, ब्रायंट, लेविंग, वॉट। राइट आंसर क्या है? अटवाटर, ब्रायंट ने शारीरिक ऊर्जा मूल्य का निर्धारण किया था। अब विभिन्न पदार्थों के शारीरिक ऊर्जा मूल्य क्या है? जैसे कार्बोस का है 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम से, प्रोटीन का है 4 किलो कैलोरी और वसा का क्या है? 9 किलो कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इसमें, कार्बोस का पाचन के बाद अवशोषण 98% होता है, प्रोटीन का अवशोषण 92% होता है, वसा का अवशोषण 95% होता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन के बाद अवशोषण कितना हो जाता है? 98%, प्रोटीन का 92% और वसा का अवशोषण हो जाता है 95%। ठीक है, अब कार्बोस का जो 2% होता है, जो बचा हुआ, जो अवशोषण नहीं हो पाता है, और प्रोटीन का 8% और वसा का 5% भाग पाचन एवं अवशोषण के दौरान नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रोटीन के चयापचय से उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ क्या है? यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी जो प्रोटीन के चयापचय से जो उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो क्या क्या है? यूरिया, यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। राइट आंसर हो जाएगा डी। यूरिया, यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के रूप में 1.25 किलो कैलोरी पर ग्राम मूत्र के माध्यम से बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोस का वास्तविक ऊर्जा मूल्य क्या है? ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, 5.62 किलो कैलोरी पर ग्राम, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम
और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? कार्बोज का वास्तविक ऊर्जा मूल्य क्या है? 4.1 किलो कैलोरी ग्राम पर ग्राम। ठीक है। शरीर में पाचन, अवशोषण एवं चयापचय के दौरान ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों का एक अंश नष्ट हो जाता है, जिसके कारण भोजन का शारीरिक ऊर्जा मूल्य वास्तविक ऊर्जा मूल्य से कम होता है। भोज्य पदार्थों का वास्तविक ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडा, मांस, मछली, दूध की पाचन क्षमता कितने प्रतिशत होती है? 90%, 98%, 97% और 60%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 97% तक अंडा, मांस, मछली, दूध की पाचन क्षमता होती है। ठीक है। कुछ भोज्य पदार्थों की और मैं बता देती हूँ। जैसे 98% है, किसकी है ये? मैदे की पाचन क्षमता होती है 98%। और गेहूं के आटे की पाचन क्षमता होती है 90%। ठीक है। और ये 60% जो दिया हुआ है, ये मक्के की पाचन क्षमता होती है 60%। यानी कि 90% है गेहूं की, 98% है मैदे की, 97% है अंडा, मांस, मछली, दूध की और 60% है मक्के की पाचन क्षमता होती है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है? अब आप लोग देखिए, जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है और जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो जिनमें बिल्कुल भी नहीं होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होगा। और जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है, जलांश अधिक होता है, तो उसमें क्या होता है? उसका ऊर्जा मूल्य कम होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन, घी, मक्खन, हरे पत्तेदार सब्जियां, फल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? घी, क्योंकि घी में जलांश नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए इसका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। मक्खन, हरे पत्तेदार सब्जियां, फलों में जलांश की मात्रा अधिक होती है, जबकि घी में जलांश नहीं होता है, अतः घी का ऊर्जा मूल्य क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। घी का ऊर्जा मूल्य कितना होता है? 828 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम, यानी कि 828 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम में होता है। मक्खन में कितना होता है? 729 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम में। ठीक है। इसलिए घी का ऊर्जा मूल्य अधिक हुआ। 100 ग्राम गेहूं के आटे में कितनी कैलोरी होती है? 250 कैलोरी, 500 कैलोरी, 320 कैलोरी, 400 कैलोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 320 कैलोरी। 100 ग्राम गेहूं के आटे में 320 कैलोरी यानी कि 320 कैलोरी प्राप्त होता है। किसमें? 100 ग्राम गेहूं के आटे से 320 कैलोरी प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा, भोज्य पदार्थों को पकाने से और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कार्य करते समय ऊर्जा व्यय का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? डगलस बैग, मैक्स प्लैंक रेस्पायरोमीटर, कोफ्रोनी-मिसेलिस रेस्पायरोमीटर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ऊर्जा कार्य करते समय ऊर्जा व्यय का मापन डगलस बैग, मैक्स प्लैंक रेस्पायरोमीटर और कोफ्रोनी-मिसेलिस रेस्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। बीएमआर का निर्धारण किस यंत्र द्वारा किया जाता है? इसमें देखिए, बेनेडिक्ट रॉथ श्वसन यंत्र द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा और ऑक्सीमीटर द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएमआर का निर्धारण बेनेडिक्ट रॉथ श्वसन यंत्र द्वारा किया जाता है। थर्मामीटर द्वारा क्या करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा हम लोग बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा बीपी चेक किया जाता है और ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सीजन चेक करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीएमआर का निर्धारण बेनेडिक्ट रॉथ श्वसन यंत्र द्वारा किया जाता है। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए करते हैं? ठीक है। बीएमआर के मापन में,
खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा मापन हेतु, खाद्य पदार्थों में उपस्थित जलांश मापन हेतु, उपचयन के मापन हेतु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु एटवाटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एटवाटर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? बेनेडिक्ट W.O. एटवाटर, रॉस लेबोइजर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? W.O. एटवाटर ने एटवाटर प्रणाली का आविष्कार किया था। शरीर में भोजन से किन क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है? पाचन, अवशोषण, चयापचय, उपरोक्त सभी क्रियाओं के बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाचन, अवशोषण और चयापचय के दौरान, मतलब भोजन में, शरीर में भोजन से पाचन, अवशोषण, चयापचय क्रियाओं के उपरांत पोषक तत्वों से ऊर्जा विमुक्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। भोजन के चयापचय के बाद ऊर्जा विमुक्त होती है। इसके लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया से ऊर्जा किस रूप में विमुक्त होती है? देखिए, ऑक्सीजन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, एटीपी के रूप में, ACTH के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी के रूप में विमुक्त होती है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं तथा शरीर के ताप नियमन हेतु आवश्यक ऊर्जा व्यय क्या कहलाता है? एटीपी, आधारीय चयापचय दर, संतुलित ऊर्जा व्यय, अवशोषण। राइट आंसर क्या है? आधारीय चयापचय दर कहलाता है। बुखार के समय प्रत्येक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारीय चयापचय दर कितना बढ़ जाता है? 12%, 10%, 7%, 5%। राइट आंसर क्या है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ने से 7% तक BMR बढ़ जाता है। यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा निकालना सुगम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रेसे, खनिज लवण, जल, विटामिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी होने से मेटाबॉलिज्म में कमी हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाती है, आधारीय चयापचय सही से नहीं हो पाता, जिसके क्या कारण है? जिससे क्या है कि शरीर रोगी हो जाता है। मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है तो फिर सही रोगी हो जाता है। इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारी पाचन क्षमता, पाचन क्रियाएं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है हमारे, तो उससे क्या होगा? उससे हमारे शरीर रोगी नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, इसलिए अपने आहार में विटामिन युक्त पदार्थों को शामिल करना चाहिए। एक औसत भारतीय व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर कितनी होती है? देखिए, 1750 से 1900 किलो कैलोरी, 1800 से 2100 किलो कैलोरी, 1700 से 18 किलो कैलोरी और 1500 से 1600 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 1750 से 1900 किलो कैलोरी एक औसत व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर होती है। लंबाई, वजन, उम्र, लिंग, गतिविधि स्तर और शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्ति का BMR यानी कि आधारीय चयापचय दर निर्भर करती है। सामान्यतः BMR 1400 से 1800 कैलोरी पर डे होता है। ठीक है, कितना होता है? सामान्यतः 1400 से 1800 कैलोरी प्रतिदिन होता है। बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या है? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पायरोमीटर और दूसरा है काइमोग्राफ। ठीक है, बेनेडिक्ट रॉथ उपकरण के 2 पार्ट होते हैं, स्पायरोमीटर और काइमोग्राफ। शरीर द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है? प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, अप्रत्यक्ष कैलोरीमीटर, स्पायरोमीटर, काइमोग्राफ। राइट आंसर क्या है? ऊष्मा की मात्रा नापना है तो प्रत्यक्ष कैलोरीमीटर की आवश्यकता होती है। 1 लीटर ऑक्सीजन कितने कैलोरी उत्पन्न करने में सहायक होता है?
ये शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया है। देखिए 4850 किलो कैलोरी, 4826 कैलोरी, 4825 कैलोरी, 49900 कैलोरी, यानी कि 4900 कैलोरी। राइट आंसर क्या है? 4825 कैलोरी 1 लीटर ऑक्सीजन से उत्पन्न होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी। एटवाटर प्रणाली का उपयोग किस लिए किया जाता है? उपापचय के मापन हेतु, बीएमआई के मापन हेतु, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु, गैसीय विनिमय के मापन हेतु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु एटवाटर प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन खपत के संदर्भ में बीएमआर कितना होता है? ठीक है, 10 लीटर प्रति घंटा, 15 लीटर प्रति घंटा, 25 लीटर प्रति घंटा, 30 लीटर प्रति घंटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन की खपत के संबंध में बीएमआर कितना होता है? 15 लीटर प्रति घंटा। राइट आंसर हो जाएगा बी। किसी सामान्य व्यक्ति की कुल ऊर्जा व्यय का लगभग कितना प्रतिशत भाग विश्राम ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होता है, व्यय होता है? 50%, 66%, 80%, 85%। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है 66%। राइट आंसर है। ठीक है, विश्राम ऊर्जा व्यय का लगभग 60 से 75% व्यय होता है। ठीक है, इसके बीच में जो भी ऑप्शन आता है वो आपको राइट करना है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? बाकी सुमेलित है। देखिए, पहला है विश्राम ऊर्जा व्यय 60 से 75%, राइट है। ऑक्सीजन की खपत 25% प्रति लीटर, ये गलत है। भोजन का ऊष्मीय प्रभाव 10%, ये सही है। शारीरिक क्रियाकलाप 15 से 30%, ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की खपत कितनी होती है? 15 लीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है ना, पहले भी मैंने बताया आपको। इसमें 25 दिया है, तो ये कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? बी, ऑक्सीजन की खपत 25 लीटर प्रति घंटा। बॉम्ब कैलोरीमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा और सौर ऊर्जा के मापन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पोषक तत्वों से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा किसके द्वारा मापी जाती है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बॉम्ब कैलोरीमीटर, एटवाटर ब्राइट फैक्टर, बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा भोजन के पोषक तत्वों से अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बॉम्ब कैलोरीमीटर, एटवाटर ब्राइट फैक्टर, बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर के द्वारा मापी जाती है। आरडीए 2020 के अनुसार 65 केजी मध्यम क्रियाशील पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसमें देखिए 2110, 2710, 3470, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2710 कैलोरी की आवश्यकता होती है। मध्यम क्रियाशील पुरुष को प्रतिदिन कितनी होती है? 2710 की आवश्यकता होती है, जो मध्यम क्रियाशील है। और कम क्रियाशील व्यक्ति के लिए कितनी होती है? 2110 होती है। ठीक है, और अधिक क्रियाशील पुरुष को प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है 3470। अगला देखिए, आरडीए 2020 के अनुसार 55 केजी कम क्रियाशील महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1660, 2130, 2720, 2110। राइट आंसर क्या है? 1660। कम क्रियाशील है ना, कम क्रियाशील महिला के लिए 1660 होती है। अधिक क्रियाशील महिला के लिए होती है 2720, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में। और मध्यम क्रियाशील के लिए 2130, यानी कि ये दिया हुआ है बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो
अधिक क्रियाशील के लिए 2720 और मध्यम क्रियाशील के लिए 2130 55 kg महिला के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता। RDA 2010 के अनुसार वयस्क पुरुष और महिला की कैलोरी की प्रतिदिन की मांग मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब RDA 2010 का ये दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कभी कभी रिवाइज करके ना आए, पुराने आंकड़े दे दें, तो आप लोगों को पुराने भी 2010 वाले आंकड़े भी याद रखने हैं और 2020 वाले भी आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है, तो कम क्रियाशील पुरुष को कितनी होगी 2425, मध्यम क्रियाशील पुरुष को 2875 और अधिक क्रियाशील पुरुष को 3800, कम क्रियाशील महिला को 1775। अब क्या हो गया 1660 हो गया कम क्रियाशील महिला के लिए। मध्यम क्रियाशील के लिए 2225, अब क्या हो गई है 2130 हो गई है। अधिक क्रियाशील के लिए क्या है 2925 और पहले क्या थी 2720 थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। RDA 2020 के अनुसार गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 350, यानी कि जो भी आप कैलोरी ले रहे हैं, अगर मध्यम क्रियाशील है तो 2025 मतलब 2225 है, प्लस उसमें क्या करना है 350 करना है। ठीक है, पहले क्या थी 2010 में क्या थी गर्भवती स्त्री के लिए 300 कैलोरी अतिरिक्त लेनी होती थी, तो ज्यादातर क्वेश्चन में 300 ही ऑप्शन में दिया रहता है। अगर नए आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 350 दिया होगा, तो आप लोग 350 में टिक करिएगा। RDA 2020 के अनुसार प्रथम 6 महीने में धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। अब धात्री अवस्था क्या कहलाती है, जो गर्भावस्था के बाद की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम धात्री अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम 6 महीने में इसने पूछा है प्लस 600 प्लस 700 प्लस 550 और प्लस 350। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लस 600। धात्री अवस्था में प्रथम 6 मंथ में 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और 7 से 12 माह में प्लस 520 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। RDA 2020 के अनुसार किशोरावस्था में लड़के के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें देखिए 3320, 2500, 1700, 1900। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था में प्रतिदिन लड़के के लिए कैलोरी की आवश्यकता होती है 3320। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।